नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन चैप्टर की कि आखिर वैद्युत रसायन क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जैसा नाम ही इसका है वैद्युत रसायन, अर्थात रसायन से वैद्युत उत्पन्न करना या वैद्युत से रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना। इस चैप्टर के नाम से ही आपको चैप्टर समझ सकते हैं और पूरा चैप्टर हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमता है। किस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया में बदल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत रासायनिक सेल। पर वहाँ पे जाने से पहले, क्योंकि उससे जुड़ा फिर हमारा गैल्वेनिक सेल आ जाता है, उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर वैद्युत रसायन है क्या। वैद्युत रसायन एक्चुअल में हमारा भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन व आयनिक अवस्था अर्थात विलयन के मध्य होने वाली अभिक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन आयनिक अवस्था में जाता है या आयनिक अवस्था से हमारा इलेक्ट्रॉन में आपस में आवेशों का आदान प्रदान होता है। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन, जो सामान्यतः विलयन में होता है। अर्थात भौतिक रसायन जो है हमारा ये वैद्युत रसायन या विलयन के लिए कंडीशन है कि यहाँ पे एक क्या होगा, विलयन जिसे हम अपघट्य बोलेंगे, और एक धातु या अर्धचालक जिनसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान विलयन के अंतर्गत होगा, जिससे एक अभिक्रिया संपन्न होगी और उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया हमारे दो कारणों से हो सकती है, या तो हमने बाह्य वैद्युत धारा प्रवाहित की तब अभिक्रिया हुई, या वैद्युत धारा के कारण हमारे जो यह अभिक्रिया दो कारण से हो सकती है, या तो हमने बाह्य वैद्युत धारा प्रवाहित की तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, या रासायनिक अभिक्रिया से वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत धारा प्राप्त हुई। इस चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा आता है वैद्युत रासायनिक सेल। है हमारे उद्योगों में, धंधों में रासायनिक सेल बनाने में, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा संपन्न कराने में, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाने में, या रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। जैसा हम प्रतिदिन के उपयोग में जो सेल्स यूज करते हैं, सेल बैटरियाँ, या हमारे घरों में इन्वर्टर चार्ज हो रहे हैं, इन्वर्टर से बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, उनमें आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है कि किस प्रकार वैद्युत ऊर्जा हमारे रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है और रासायनिक ऊर्जा को हम पुनः वैद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात हम इन अभिक्रियाओं से अधिक मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं और पुनः रासायनिक अभिक्रिया से आवेशों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अन्य उपयोग होता है हमारे विभिन्न उद्योगों में, औद्योगिक उत्पादन में। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के विलयन से में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अपघटित हो जाते हैं। उसी प्रकार जल से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपघटित कर सकते हैं, या अन्य यौगिकों को निर्माण में, तो उद्योगों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में हम ऊर्जा संरक्षण के लिए समझ चुके, और साथ में अगर हम बात करेंगे जीव विज्ञान में तो विभिन्न एंजाइम्स को बनाने में और विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक अभिक्रियाएं संपन्न कराने में, धातुओं पर एक दूसरे की परत चढ़ाने में, जैसे हमारे चांदी के ऊपर सोने की प्लेटिंग करनी हो या लोहे के ऊपर तांबे की प्लेटिंग करनी हो, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे औद्योगिक रूप से इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन चीज़ों को जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार यह अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। तो आइए देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो इन्हीं दो पे आधारित हमारा होता है कि अगर हम कितना ज़्यादा उसको वैद्युत आवेश दे रहे हैं तो कितनी तेज गति से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या कितनी तेज रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिससे उतनी ज़्यादा हमारी वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। या दूसरी भाषा में, रासायनिक अभिक्रिया की गति जितनी तेज होगी वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा हमें उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। या दूसरी भाषा में, जितनी तेज़ी से हम उसे वैद्युत आवेश देंगे उतनी तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है डेनियल सेल, ये डेनियल सेल के रूप में हम इसको बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसा कि आपके चैप्टर 3 में सबसे पहले वैद्युत रासायनिक सेल दिया गया है, उसमें डेनियल सेल बताया गया है। तो आइए हम देखेंगे आखिर डेनियल सेल है क्या। आपने क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये क्या है तथा इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, तथा गैल्वेनिक सेल भी बिल्कुल इसी की तरह पे आधारित है। यह गैल्वेनिक सेल प्रारूपिक मॉडल है। तो आइए देखते हैं। जब भी किसी रासायनिक सेल की बात की जाती है तो उसमें दो विलयन यूज किए जाते हैं। एक तरफ हमारा ऑक्सीकरण होगा और एक तरफ हमारा अपचयन होगा। तो सामान्यतः इससे हम बाईं तरफ मीन लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा होता है वो हमारा एनोड होता है। ये फिगर बनाने का यही तरीका दिया है एनसीईआरटी ने। और राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, RHS, ये हमारा क्या होता है, कैथोड। इसको आप सदा याद रखें कि हम बाईं तरफ हमारा एनोड होना चाहिए और दाहिनी तरफ क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। या दूसरी भाषा में जो बाईं तरफ अभिक्रिया होगी वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण। बाईं तरफ हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और दाहिनी तरफ हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। ये भी बिल्कुल आप याद रखें कि जो हम फिगर बनाएंगे बाईं तरफ ऑक्सीकरण होगा, दाहिनी तरफ क्या होगा, अपचयन होगा।
अब उस प्रकार हम यहाँ पे आसानी से रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब जिसका ऑक्सीकरण होगा वह ऋण टर्मिनल होगा अर्थात निगेटिव होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो माइनस होगा, ऋण टर्मिनल। तो ये हमारा क्या है माइनस, और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव या धन टर्मिनल। तो जैसा डैनियल सेल में धन टर्मिनल के लिए कॉपर लिया गया है और ऋण टर्मिनल के लिए जिंक लिया गया है, साथ में इनके लिए जिंक लिया गया है तो उससे संबंधित विलयन रहेगा उसमें। तो जिंक के लिए इसमें किसका विलयन यूज किया गया है, जिंक सल्फेट का, जो समानता इसके अंतर्गत जिंक 2 धनायन व SO4 2 ऋणायन में टूट जाएंगे। और इसमें विलयन लिया गया है हमारा कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर 2 धनायन व SO4 2 ऋणायन में टूट जाएंगे। अब इन दोनों विलयनों के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होगा इस साल्ट ब्रिज से। इसे हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ये हमारा लवण सेतु है। लवण समझने से नमक हो गया या KCl हो गया, तो समानतः NaCl या KCl भरा है इसके मध्य। NaCl या KCl ये लवण सेतु से जुड़े हैं दोनों विलयन, और इसमें आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक तरफ वैद्युत धारा। आइए देखते हैं अब किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, जो जिंक की तरफ हो रही है, यहाँ पे जिंक की छड़ है, इसे हमने माइनस बनाया है। जिंक की छड़ को हमने क्या बनाया है माइनस, और कॉपर की छड़ को धन बनाया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे अब जिंक जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात जिंक हमारा जिंक से जिंक धनायन बना रहा है, जिंक से हमारा जिंक 2 धनायन बना रहा है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो जिंक की छड़ है जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वह विलयन में घुलती जाएगी, राइट, क्योंकि विलयन में घुला तो विलयन में क्या गया जिंक 2 धनायन गया, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन से, क्योंकि जिंक विलयन में घुला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक की छड़ पे क्या हुए मुक्त हुए, और वह हमारे यहाँ से बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, जिंक की छड़ से बाहर निकल गए, जो माइनस से प्लस की तरफ गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, ऋण से धन, ये याद रखें, या माइनस या निगेटिव से माइनस, निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार गति करेंगे धन की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ। ये हमारी क्या थी ऑक्सीकरण अर्धशेल अभिक्रिया। अब दूसरा हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉपर की। अब कॉपर से कॉपर 2 धनायन बनाएगा, राइट ना। तो क्योंकि यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो विलयन में कॉपर 2 धनायन है। अब ये विलयन के जो कॉपर 2 धनायन है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस कॉपर की छड़ पर आए तो कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन ने आए और कॉपर 2 धनायन को दिए, तो कॉपर 2 धनायन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया और कॉपर में बदल गया। कॉपर 2 धनायन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर में बदल गया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि हमारे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर 2 धनायन की सांद्रता घटेगी। कॉपर 2 धनायन की सांद्रता घटेगी तथा जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक 2 धनायन की सांद्रता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे यह अभिक्रिया आगे बढ़ेगी हमारे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर की सांद्रता घटती जाएगी, और जब कॉपर विलयन की सांद्रता लगभग क्या हो जाएगी, शून्य, अनंत मोलर चालकता में आगे उसे हम पढ़ेंगे, इस चालकता लगभग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब इनमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इनकी सांद्रता बनी रहे। आइए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जिंक सल्फेट के विलयन से हमारे जिंक 2 धनायन बने, जिंक की छड़ घुलकर विलयन में गई और विलयन में जिंक 2 धनायन की सांद्रता बढ़ी तथा मुक्त हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव सिरे से निकलकर पॉजिटिव सिरे की तरफ गए। पॉजिटिव सिरे पे हमारा कॉपर था, कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचे, उन इलेक्ट्रॉनों ने कॉपर 2 धनायन से क्रिया की और कॉपर बनाया, अर्थात अपचयन हुआ यहाँ पे कॉपर का। और कॉपर बनने के दौरान अब यहाँ पे इस विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर की सांद्रता घटी और पुनः आवेश हमारे लवण सेतु से फिर से जिंक सल्फेट के विलयन में पहुँचे, और यह एक प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कॉपर धनायन की सांद्रता रहेगी। कॉपर धनायन की सांद्रता खत्म हो जाएगी तो यह क्रिया शून्य हो जाएगी, अर्थात जो वैद्युत धारा का मान है वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। साथ में
इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होती है, ये आप याद रखें। और धारा की दिशा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे पर होती है। धारा की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। मीन इसमें अगर जो धारा का प्रवाह है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ये धारा का सिरा प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं हमारा क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन, जिसमें हमारी दो क्रियाएं हो रही हैं। एक हो रही है ऑक्सीकरण, जिसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात जो बायां हिस्सा हमारा एनोड है वो ऑक्सीकरण है और दाहिना हिस्सा कैथोड है वो क्या है? अपचयन है। बायां दाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी अभिक्रियाओं में भी बायां दाएं यूज किया जाएगा। आप उसे इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बायां है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जो दाहिना है उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बायां ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात वह आयनिक अवस्था से में इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। यहाँ पे देखें शुद्ध अवस्था से आयनिक अवस्था में जा रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। अपचयन का क्या हो रहा है कि वो आयनिक अवस्था से शुद्ध अवस्था में जा रहा है। तो बायां दायां से भी आप याद रख सकते हैं, एनोड कैथोड से भी याद रख सकते हैं। एनोड हमेशा बाईं तरफ रहेगा, कैथोड हमेशा दाईं तरफ रहेगा। बाईं तरफ हमारा ऑक्सीकरण होगा, दाहिनी तरफ क्या होगा? अपचयन होगा। तथा इस प्रकार इस डेनेल सेल से 1.1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। अब यह विभवांतर 1.1 वोल्ट क्यों हुआ ये हम अपने आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित विभव होता है जो हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला गया होता है, मानक अपचयन विभव। उससे हम ज्ञात करते हैं कि आखिरी 1.1 क्यों आया। और साथ में ये लवण से तो हमारा आवेशों का स्थानांतरण कर रहा है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारा रासायनिक सेल कार्य कर रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कीप वॉचिंग, जरूर बताएं। यानी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नमस्कार। केमिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो यह मुख्यतः आधारित है हमारी ऑक्सीकरण तथा अपचयन पर। यह पूर्ण अभिक्रिया चलती है जिसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। अर्थात एक सिरे पर ऑक्सीकरण होगा, एक तरफ अपचयन होगा, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारा एनोड होगा, दैट इज नेगेटिव, और जिसका अपचयन होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में डेनियल सेल का, जिससे रिलेटेड हमारा गैल्वेनिक सेल है, वो प्रारूपिक मॉडल है गैल्वेनिक सेल। तो हम डेनियल सेल की अगर बात कर रहे हैं तो डेनियल सेल में हमारा जिंक की छड़ को क्या यूज किया जाता है? नेगेटिव, जहाँ पे जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तथा कॉपर की छड़ को यूज किया जाता है पॉजिटिव, जिसका क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन हम अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। जिंक जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक से जिंक 2 धनायन बन रहा है तथा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तथा कॉपर 2 धनायन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बना रहा है। इसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन यूज किया है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी, जिंक सल्फेट के विलयन से हमारा जो जिंक आयन की मात्रा होगी बढ़ेगी, और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आयन की मात्रा घटेगी। अर्थात जिंक अधनायन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और कॉपर धनायन की सांद्रता घटती जाएगी। और यह तब तक होता रहेगा जब दोनों विलयन साम्य में नहीं आ जाए, अर्थात जब यहाँ पे कॉपर धनायन की सांद्रता न्यूनतम हो जाएगी तो सेल से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी या शून्य हो जाएगी, फिर और धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यह था हमारा एक प्रकार से इसका आवेशों का स्थानांतरण। आइए इसको देखते हैं हम कॉपी के माध्यम से। तो आइए आगे देखते हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर कोई भी जो धातु है या अधातु है या अर्धचालक है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रही हैं तो उनका क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यह दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं किसी अभिक्रिया में तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और जिसमें जो समांतर वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होती हैं, जो सभी रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं। अब वैद्युत रासायनिक सेल जो बनते हैं उनमें मुख्यतः 2 प्रकार की स्थिति आती है, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है,